हेलो। क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। मित्रों, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी नमस्कार। जी धन्यवाद। अ, राजेंद्र जी की 28 तारीख को पुण्यतिथि थी और इस अवसर पर मुझसे कहा गया कि मैं कुछ अपनी स्मृतियों को ताज़ा करूं उनके बारे में, और उनके बारे में मैं क्या समझता था इन चीज़ों को आपसे साझा करूं। तो राजेंद्र जी से मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी वो मेरे ख्याल में 1991 या 92 में हुई थी। और तब देवी प्रसाद त्रिपाठी ने धन्यवाद विवेक जी, नमस्ते। तो देवी प्रसाद त्रिपाठी ने एक घर पर आयोजन किया था जिसमें राजेंद्र जी आए थे, नामवर जी भी थे, अशोक वाजपेयी थे और बहुत सारे लोग थे। तो वहीं पर संभवतः मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी राजेंद्र जी से। लेकिन वो एक बड़े ही अफरा तफरी वाले माहौल में थी और उसमें कोई ख़ास ऐसी आत्मीय बात या ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ स्थापित नहीं हो पाई थी। तो फिर बाद के दिनों में मैंने एक फिल्म बनाई थी पतंग नाम से, अपनी ही कहानी पर, शेषांत नाम की कहानी थी। तो प्रेम कुमार मणि आए हुए थे गया, वो हमारे पारिवारिक मित्र थे, अभी भी हैं। तो मणि जी ने कहा कि इस कहानी को तुम हंस में भेजो। तो मैंने कहा कहाँ हंस वंस में भेजें, क्योंकि पहले 2-3 बार कहानियाँ लिखी थी हंस में तो नहीं, लेकिन दूसरी पत्रिकाओं में भेजी थी तो वहाँ से सखेद वापस आ जाती थी, तो बहुत साहस और इच्छा दोनों ही नहीं बची थी। तो लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, पर ऐसे कैसे भेज दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं राजेंद्र जी को बोल दूंगा, आप कहानी भेज दीजिए। तो उन्होंने राजेंद्र जी से बात की होगी, मैंने कहानी भेज दी और कहा कि जब एक बार फ़ोन से बात कर लीजिएगा 4-5 दिनों के बाद में। तो मैं दिल्ली आया हुआ था बाई चांस, तो मैंने फ़ोन किया राजेंद्र जी को। तो राजेंद्र जी बोले हाँ हाँ मणि जी ने कुछ भेजा तो है, तो आप तो कविताएं लिखते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, कविताएं नहीं, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, आपको कहानी भेजी है शेषांत नाम की। तो बोले कि अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि आप वो शायद शुक्रवार का दिन था या शनिवार का, उन्होंने कहा कि आप सोमवार को आ जाइए। और ये जून का महीना था, जून 94 में। तो मैं चला गया दफ्तर। तो दफ्तर जाने में ज़रा संकोच भी था, डर भी था, इतने बड़े संपादक लेखक से मिलने जा रहा हूँ। तो जब वहाँ पहुँचा तो वीना जी से ही शायद वहाँ पर मुलाकात थी, वीना जी थी बैठी हुई। तो मैंने कहा राजेंद्र जी से अपॉइंटमेंट चाहिए। तो बोले कि अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट नहीं, सामने बैठे हुए हैं, आप चले जाइए। तो कहा कि हद हो गई। तो हम सामने चले गए। तो बोले कि हाँ बताइए। तो मैंने कहा कि नहीं, आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। तो बोले कि हाँ हाँ आइए बैठिए। तो आप तो कविताएं लिखते हैं ना। मैंने कहा कि नहीं, मैं कहानी लिखता हूँ और कहानी भेजी हुई है आपको। तो बोले अच्छा हाँ। फिर बोले कि ये बताइए, ये निशांत किसकी कहानी है?
तो श्याम बेनेगल की फिल्म आई थी निशांत, तो अब मुझे याद नहीं था कि किसकी कहानी है। तो मैंने कहा कि अब ये तो मुझे याद नहीं है, फिल्म तो श्याम बेनेगल की है। बोले अरे नहीं। तो फिर उन्होंने वो मेरी ही फाइल निकाली, कहा कि ये शेषांत, शेषांत किसकी कहानी है। तो मैंने कहा ये तो मेरी कहानी है। तो बोले अच्छा, तो लेकिन आपने तो कहा था कि आप कविताएं लिखते हैं। तो अब मैं बहुत ही असमंजस में कि मैं क्या करूं। मैं कहानी लिखता हूं, इनको बता रहा हूं कि ये मेरी कहानी है, और ये बार बार हुरे जा रहे हैं कि इन्हें पर तुमने तो बताया था कि कविता लिखते हो। मैंने कहा मैंने ऐसा आपको कभी नहीं बताया कि मैं कविताएं लिखता हूं। आपने मुझसे 2 बार ज़रूर कहा कि तुम कविताएं लिखते हो, जो मैं नहीं लिखता हूं। बोले अच्छा अच्छा। तो फिर बोले बैठिए बैठिए। तो उसके बाद बोले कि और बताइए कि आपकी क्या क्या पढ़ाई लिखाई हुई है। तो जो उस समय में था, मैंने कहा प्रेमचंद को मैंने व्यापक रूप से पढ़ा है, उनकी लगभग सभी कहानियाँ पढ़ी हैं, और जो अच्छी लगी हैं वो कई बार पढ़ी हैं। उपन्यास भी उनके कम से कम 5 उपन्यास मैंने पढ़े हुए हैं, 6ठा शायद नहीं पढ़ा है। तो बोले कि अच्छा नहीं ठीक है, और क्या पढ़ा है। तो फिर मैंने कहा कि भाई राजेंद्र जी के सामने हूँ तो थोड़ा राजेंद्र जी के बारे में भी मैंने कहा कि मैंने सारा आकाश या प्रेत बोलते हैं जो भी शीर्षक से वो आई थी, तो वो बाद में पढ़ी है। उससे जब आई थी तब तो शायद मैं पैदा ही हुआ था, तो लेकिन बाद में उसको ही पढ़ा है। और आपकी कहानियाँ, कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। टूटना मुझे बहुत अच्छी लगी है, जहाँ लक्ष्मी कैद है वो बहुत अच्छी लगी है। संबंध एक मुझे बिल्कुल अद्भुत नए तरह की कहानी थी। तो बोले अच्छा हाँ ठीक है, और क्या पढ़ा है। तो वो अपना खोदते रहे। फिर विदेशों का क्या पढ़ा है, तो मैंने बताया चेखव को पढ़ा है, जैक लंदन को पढ़ा है, समरसेट मॉम को पढ़ा है। तो फिर उपन्यास में डिकेंस वगैरह को पढ़ा है। तो ये जितना खोदते गए मैं बोलता गया। बोले नहीं, बोले पढ़ाई लिखाई तो ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कहानी आपने लिखी है। मैंने कहा कि हाँ कहानी तो मैंने ही लिखी है। तो बोले कि अच्छा देखिए इस पर मैंने क्या लिखा हुआ है। तो वो मैंने बताया कि वो जून का महीना था, उन्होंने उसके ऊपर में लिख रखा था कि ये कहानी अगस्त में लंबी कहानी के तौर पर जाएगी। तो उस समय चूँकि मैं प्रकाशन की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं था, तो वो उस बात का महत्व मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया कि हम 15 या 17 जून को कभी मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगस्त में ये कहानी जानी है। तो इसकी पूरी संभावना थी कि किसी दूसरी पूर्व घोषित कहानी को उन्होंने काट करके और इस कहानी को जगह दी थी। तो ये बाद के दिनों में ये जो ट्यूब लाइट है, ये बाद के दिनों में दिमाग में जली थी। तो बहुत खुशी हुई, मतलब एक लंबी कहानी और तुरंत छपने जा रही है। तो ये बात अपने आप में जो है, वो किसी भी लेखक के लिए इससे बड़ा पुरस्कार तो शायद कुछ हो नहीं सकता है। तो प्रसन्न हुए, फिर बोले कि चलिए फिर मिलते हैं, ये है वो है। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ उठना बैठना शुरू हुआ। तो मैं जब दिल्ली आता था तो अक्सर उनके पास हंस में चला जाता था। तो हंस में वहाँ तरह तरह के फिर लोगों से भी मुलाकात शुरू हुई, और मैं देखता था कि एक बिल्कुल ही लोकतांत्रिक जो मिजाज था उनका, वो कमाल का था। वो सबसे जो है खुल करके बात करते थे, हर चीज़ पर हंसी मजाक भी बराबरी के तौर पर होता था। और राजेंद्र जी को शायद ही मैंने कभी किसी बात का बुरा मानते हुए देखा हो, शायद ही। एक आध बार कभी ऐसा हुआ होगा जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा किसी ने लिबर्टी ली होगी, तो उनको थोड़ा सा वो चुप से हो गए होंगे। लेकिन नॉर्मली जो है उनको इन सब चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई, और फिर बीच में जो है
उस समय चूँकि मैंने उसमें तक 2 ही कहानियाँ लिखी थी, और एक उससे भी लंबी, शेषांत से भी लंबी कहानी थी मध्यांतर, तो वो मैंने उनको दे दी थी। तो मध्यांतर पढ़े वढ़े तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका अंत पसंद नहीं आया, तो ऐसे भी ये बहुत लंबी है, तो अब इसको, तो फिर उसके दूसरे कारण थे, कई लोगों ने कई तरह से राजेश जी के कान भरे थे, तो लेकिन वो जो है वो फिर कहानी दे दी गई। एक उस समय युवा विशेषांक निकल रहा था आजकल का, तो पंकज बिष्ट का पत्र आया था कि आपके पास कोई कहानी है तो दे दीजिए, तो मैंने वही कहानी भेज दी। वो टाइप होकर के करीब करीब 60-70 पन्ने की कहानी थी, तो उसको तो फिर फ़ोन किया पंकज बिष्ट को, तो उन्होंने कहा कि कहानी तो मिल गई अभी है, अब मैं बताता हूँ 1-2 दिन में। तो 2 दिन के बाद फिर उनका, उस समय में मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो तार आया, तो तार आया कि आप अपना परिचय और सब कुछ भेजिए जल्दी से जल्दी। तो फिर वो कहानी छपी और उसकी बहुत प्रशंसा हुई। तो मैं फिर राजन जी से मिलने गया हुआ था, तो राजन जी बोले, अरे तुम्हारी तो बड़ी प्रशंसा हो रही है। तो मैंने कहा, पर आपने तो लौटा दी थी कहानी। बोले कि अरे भाई, हम लोग ईश्वर थोड़े ही हैं, हम लोग से भी गलतियां होती हैं, और चलो अच्छा है तुम्हारी ये कहानी आ गई और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो एक अद्भुत चरित्र था उनका, किसी तरह का कोई ये नहीं कि हमने लौटा दी और छप गई, तो कोई उसको लेकर के उनके मन में कोई गांठ नहीं, कोई गिरह नहीं, और बल्कि उन्होंने जो है और उत्साह बढ़ाया। और बीच में कुछ एक लोग थे, तो जिन लोगों ने मुझे बहुत समझाने की चेष्टा की थी कि ये राजेंद्र जी जो है असल में इस कहानी के अंत में इसमें आपने जो है वो जो ग्रामीण ज़मींदार है उसको आपने विलन पूरी तरह से नहीं बनाया है, और शायद, और तरह तरह से लोगों ने समझाने की चेष्टा की थी, तो लेकिन वो वैसा कुछ था नहीं। तो फिर जब राजेश जी से बात हुई तो देखा कि किसी तरह की कोई गांठ गिरह तो है नहीं, तो मुझे उन लोगों पर भी बहुत ही चिढ़ हुई जिन लोगों ने उसमें खेल करने की कोशिश की थी। लेकिन बहरहाल जीवन अपनी गति से चलता रहा, और राजेंद्र जी के साथ में संबंध जो है वो गहरा होता गया। फिर वो मुझे लेकर के जाने लगे, उनकी कहीं भी कोई दावत होती थी, निर्मला जी के यहाँ, मन्नू जी के यहाँ, राजेंद्र जी के यहाँ, तो बड़े, जिसको कहते हैं, बहुत ही अपनेपन से, बहुत ही सम्मान देते हुए, और हर जगह इंट्रोड्यूस कराते थे, वो चाहे वो अजीत जी हों या नामवर जी के साथ में। तो एक बहुत ही आत्मीयता बढ़ती चली गई उनके साथ में। फिर उसमें दूरबा भी आकर के जुड़ गई थी, तो हम लोगों का एक लंबा, और कभी कहीं वो दाल बाटी बन रही है, कहीं बाफला बन रहा है, तो इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल एक लगा जैसे घर का एक सदस्य हो जाता है आदमी, तो वही स्थिति हम लोग की हो गई। अब ये बात सही है कि मेरा अपना काम धंधा था, मैं अपना गया रहता था दिल्ली कम आना, लेकिन जब भी आना होता था तो उनसे बात होती थी। और राजन जी कहानी के लिए तो फ़ोन कर करके वो कोस कोस करके, और कहाँ मर गए हो और क्या कर रहे हो, और वो कहानियाँ जो है वो साल में 1-2 कहानियाँ लिखवा ही लेते थे। तो वो एक उनका जो है वो व्यवहार, वो शायद उससे संपादकों को सीखना चाहिए। आज मैं भी उनकी ही छोड़ी हुई जगह पर बैठा हुआ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो जो बात थी उनमें वो हम लोगों में नहीं है, और ये मैं महसूस करता हूँ। बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बनना ही रहता है। वो बात जो है जिस तरह से उनके भीतर से निकलती थी, और जिस अधिकार बोध के साथ वो ये सब करवा लेते थे, तो आज उस तरह का अधिकार बोध भी नहीं है हमारे पास में जो राजन जी के पास में था। तो लेकिन हम निवेदन करते हैं कि भाई लोग कहानियाँ भेजें, तो ये अपनी जगह पर खैर चलता रहता है। तो इसी में जो है वो राजन जी से घनिष्ठता बीच में है। एक बार ये घनिष्ठता होने के पहले एक बार राजन जी का और हम सब लोग साथी थे राजधानी में,
और वो मेरे ख्याल में 93 की जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था रेलगाड़ी का कानपुर के पास में। तो वो भी एक बड़ा अलग मज़ेदार वाक़या है। मतलब उसमें कई लोग मरे थे तो इसलिए उस तरह से मज़ेदार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हमारे साथ में हमारे डब्बे के अंदर जो घटनाएं घट रही थी वो काफ़ी इसको रोचक बनाए हुए थी, और इस पर मैंने बाद में हंस के एक संपादकीय में लिखा भी था। तो वो अपनी जगह पर था। तो उसमें जब हम कानपुर पर उतरे, कानपुर स्टेशन पर एक्सीडेंट वाली जगह से जब रेस्क्यू ट्रेन से वापस कानपुर पहुंचे, तब किसी ने बताया कि राजेंद्र जी भी हैं इसमें। तो देखा तो राजेंद्र जी के पास भीड़ लगी हुई थी, तो दूर से ही, लेकिन हम सब लोग इस तरह से घायल थे कि वहाँ पर रुक करके और उनसे मिलने का कोई औचित्य नहीं था। बाद में उनको बताया हमने, तो कह रहे तुम भी थे उसमें? मैं भी था। हम कहे कि हाँ, हमने आपको देखा था। तो लेकिन हम लोग सरक लिए थे। तो इस तरह की घटनाएं घटी। इसके अलावा राजेंद्र जी के साथ में मैंने कहीं कोई यात्रा नहीं की कि मैं अपनी यात्रा संस्मरण सुनाऊं। बाद में राजेंद्र जी की सहमति से मैं कहूँगा, और उनके साथ में काफ़ी विचार विमर्श करके हम लोगों ने गया में एक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया था, रेनेसांस के नाम से। तो उसके उद्घाटन पर राजेंद्र जी, नामवर जी और जितने पंकज जी, असगर वजाहत, सब लोग वहाँ पर आए थे। और वो 2 साल तक ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलता रहा। तो उसमें राजेंद्र जी जो है वो ज़रूर अपनी सारी, कभी बीमार रहें, अस्वस्थ रहें, कुछ भी रहें, लेकिन वो आते थे और वहाँ पर जो है वो 3-4 दिनों का जमघट लगता था। तो इसके अलावा राजेंद्र जी से कभी संगमन में मुलाकात हो गई, कभी कथाक्रम में मुलाकात हुई। तो लेकिन वो जो है वो हम राजेंद्र जी की वजह से ही वहाँ जाते थे, लेकिन वहाँ पर ये नहीं था कि हम राजेंद्र जी के साथ ही जा रहे हैं या साथ ही आ रहे हैं। तो इस तरह का नहीं होता था। अच्छा, वो मेरी निजता का बहुत सम्मान करते थे और मैं उनकी निजता का बहुत सम्मान करता था। तो उसमें जो है हम हमारी आत्मीयता बहुत होते हुए भी वो लगभग पिता पुत्र वाली आत्मीयता थी, लेकिन पिता पुत्र वाली ही एक जो दूरी होती है वो भी हमारे और उनके बीच में रहा करती थी। तो उनके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ। इसके अलावा फिल्मों का भी उनको बहुत शौक़ था, फिल्में भी देखते थे और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत फिल्मों के बारे में भी उनकी जानकारी बहुत अच्छी थी। फिल्मों पर बात होती थी, वो एक फिल्म का विशेषांक निकालने के लिए उन्होंने जोर दिया। तो फिल्मों का विशेषांक निकला तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें उन्होंने मुझे बताई। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने को कि जो भी मतलब शायद उनके साथ में और 2-4-5 साल बिताने का मौका मिलता तो और सीखता। लेकिन जो भी कुछ जानता हूँ या जो भी कुछ देखता हूँ तो उसको उसकी ट्रेनिंग जो है वो राजेंद्र जी के हाथों हुई। और वो इस लिहाज से मेरे गुरु भी हुए और पिता तुल्य तो थे ही। अब रही बात कि हंस से जुड़ने का किस्सा, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हंस से जुड़ूंगा और हंस का संपादक बनूंगा, और न इस तरह का कोई मैं कोई ख्वाब पालता था ना कुछ था। लेकिन यह है कि अपना राजेंद्र जी के साथ लगे हुए, जब दिल्ली आए तो मिल लिए। तो हुआ ये कि 2011 में जो भी हमारा काम धंधा था वो सब मैंने बेच दिया। मुझे लगा कि अब ये सब मुझे नहीं करना है। तो वो पुश्तैनी बिजनेस था जिसको हमने बेच दिया। तो आया तो राजेंद्र जी बोले, अरे ये काम क्यों कर लिया, फिर तुम्हारा कैसे खर्चा पानी चलेगा? मैंने कहा अब देखा जाएगा, अब जैसे भी चलेगा, लेकिन अब ये हो गया। अब मैं इसको, जिस चीज़ को मैं कभी नहीं करना चाहता था, और वो एक, चूँकि मैं घर में अकेला लड़का था, तो ये मेरे कंधों पर एक बैताल की तरह से टांग दिया गया था। तो उसको करना आवश्यक था। लेकिन
कब तक? तो अब 2011 हो गए, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है, तो अब अपनी शर्तों पर जीना चाहता हूँ। हालांकि काम धंधे को शुरू करने के बाद में उससे निकलना कितना कठिन होता है, ये मैं अब समझ पाया हूँ। तो ये भी एक तरह का एक जाल है, जिस जाल में से टूट करके निकलना जो है वो बड़ा कठिन होता है, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पीछे का रगड़ा चलता ही रहता है। बहरहाल, तो राजन जी बोले, अच्छा तो तुम एकदम फ्री हो गए? मैंने कहा हाँ, अपनी समझ से तो मैं फ्री हो गया। तो राजन जी ने इसके पहले हंसाक्षर ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट से मुझे जोड़ा था, और उस सिलसिले में प्रभा खेतान जी के पास भी मुझे एक बार कलकत्ता भेजा था कि जब तुम जा रहे हो तो जरा प्रभा जी से बात करना, ये है वो है। तो वहाँ भी गया, बात करता था, तो वो काफ़ी मुझ पर जो है इन सारी चीज़ों को लेके बहुत भरोसा करते थे। किसी भी बात का सलाह करनी हो, कोई निर्णय लेना हो, तो वो उनका अपनापन था, उसके पीछे कोई दूसरी बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक दिन बोले कि यार संजय, मुझे लगता नहीं है कि मैं वो ये 12 की बात है कि मैं एक आध साल से ज़्यादा रह पाऊंगा। मैंने कहा क्या है सब फालतू आलतू की बातें कर रहे हैं, आपके जैसे आदमी को मृत्यु। तो बोले नहीं नहीं, मृत्यु के भय की खौफ की बात नहीं है इसमें दूर दराज तक। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हंस का आगे क्या होगा, हंस चलता रहे। तो इस पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मैं राजन जी के घर चला गया मयूर विहार में। तो राजन जी के साथ बैठ के इस पर 2-3 घंटे बात हुई। तो कई नामों को सजेस्ट किया मुझसे कि क्या करें। तो मैंने कहा इनको आप ट्राई कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। वो सब नाम मुझसे ज़्यादा तो वही जानते थे, लेकिन वो सभी नामों पर जो है कुछ हाँ हूँ करते थे, फिर कुछ आपत्ति भी प्रकट करते थे, और फिर कोई एक नए नाम पर चर्चा होने लगती थी। तो करते करते उन्होंने फिर एक दिन अचानक मुझसे, एक दिन नहीं उसी समय मुझसे अचानक कहा कि तुम ही क्यों नहीं बन जाते हो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट पागलपन है, और मैं कहाँ से इसके योग्य हूँ कि मैं बन जाऊँगा हंस का संपादक। बोले क्यों, तुम्हारी समझ ठीक ठाक है, तुमने 2-4 लेख भी लिखे थे हंस में, वो सब भी ठीक ठाक हैं, तो तुम ही बन जाओ। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि ये बिल्कुल ना, इसको आप मान के चलें, और आप बाकी जो है मैं हंस से जुड़ा रहूँगा। आप जैसा भी आप मेरे लिए निर्देश छोड़ के जाएंगे या कुछ भी करेंगे, या अभी भी है, तो मैं हंस से तो जुड़ा हुआ ही हूँ, लेकिन मैं इस तरह का संपादक की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ, और न मैं उस योग्य हूँ। तो इसलिए इसको विचार अपना त्याग दीजिए। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं फिर कौन होगा। फिर 3-4 महीने के बाद में फिर जो है कभी मेरे ख्याल में उनसे बात हुई होगी, तो फिर उसी चर्चा पर आ गए। फिर उन्होंने ऑफ़र किया, तो मैंने फिर मना कर दिया। तीसरी बार जब उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में ये फिर जून जुलाई वगैरह रहा होगा 2012 का, कि तो फिर बोले कि देखो तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, तुम काम धंधा भी बंद कर चुके हो, तो तुम्हें दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे साथ में तुम शागिर्दी करो, आकर के यहाँ बैठो, और बाकी जो है तो फिर जब 3 बार कोई हंस के संपादक बनने के लिए आपसे कहे, राजेंद्र जी कहें, तो बड़ा मुश्किल होता है। 3 बार जब हो गया और वो अपने उस निर्णय पर बिल्कुल अडिग कि नहीं तुम ही बनो, तुम कर लोगे, तो मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे संयुक्त संपादक के हैसियत से जोड़ लिया हंस में। तो उसी में फिर आगे चल के जब सिनेमा विशेषांक की बात हुई, तो एक उन्होंने दिया मुझे, वो जनवरी या फरवरी 2013 में निकला था। तो उसमें जो है, उसमें कई लोगों से बहुत मदद मिली, ओम थानवी की भी मदद मिली, और अनवर जमाल की भी मदद मिली, और बहुत सारे लोग जुड़े उसमें जिनकी मदद मिली, और राजेंद्र जी का खुद एक बिल्कुल सामने में, और संगम पांडे थे उसमें सारा कुछ देखने के लिए। तो वो अंक बढ़िया बन गया, बहुत खुश हुए राजेंद्र जी। उसकी फिर हम लोगों ने एक दावत की
प्रेस क्लब में। तो प्रेस क्लब की जो दावत है वो भी एक बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला वो अनुभव था। तो वो जो है जब वहाँ पर 1-2 घंटे के बाद हम लोग उठे, राजेंद्र जी को बाहर छोड़ने के लिए जब निकले, तो उस समय में वो गर्मी का समय आ चुका था, क्योंकि ये मेरे ख्याल में मार्च या अप्रैल में शायद ये हम लोगों ने किया था। तो उसमें अजय थे, अजीत राय भी थे, और उदय शंकर भी थे, तात्याना भी थी, और कई गीता भी, तो कई सारे लोग थे। तो वो सब हम लोग उठ करके वहाँ से जब खड़े हुए, तो जैसे जैसे हम जिस टेबल के पास पहुँचते थे, वो बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ से लोग राजेंद्र जी के सम्मान में खड़े हो जा रहे थे, वहाँ जितने भी पत्रकार लोग बैठे थे। और वो एक 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 मतलब ऐसा अनुभव वो था कि मतलब वो भूला नहीं जा सकता है कभी। लोगों ने किस तरह से राजेंद्र जी का के सम्मान में सारे लोग उठ उठ के खड़े होते जा रहे थे। अजय को याद होगा, अजीत को याद है, और जो लोग भी थे वहाँ, उदय शंकर। तो वो वैसा मतलब वो शायद ही किसी की किस्मत में होता होगा कि वैसा उसको सम्मान मिलता होगा। और राजेंद्र जी के साथ में वो मैंने देखा और महसूस किया। तो खैर वहाँ से निकलने के बाद में फिर राजेंद्र जी जो है वो उनके साथ में अपना काम चलता था। आगे चल के उन्होंने जो है वो फिर उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई बीच में। तो तबीयत ख़राब हुई, हम लोग भी उनको समझाते थे बहुत सारी चीज़ों के लिए, भाई ये मत कीजिए। रचना जी ने उनके पाइप पीने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, तो कभी कभी जो है बहुत याचना करके वो सिगरेट का एक आध टुकड़ा जो है वो मांग लिया करते थे, और फूक फूक लगा करके। अब इसमें कुछ दोष मेरा भी रहा कि मैं कभी कभी दे भी देता था उनको, लेकिन मुझे लगता था कि भाई अब एक सिगरेट के लिए राजेंद्र जी का ये तड़पना जो है, और उसमें हम उनको न दें, तो ये भी जो है अपने आप में एक क्राइम ही होगा। तो इसी तरह की यादें हैं उनके साथ में जुड़ी हुई। और खाने पीने के, हालांकि खाते बहुत कम थे, एक रोटी भी शायद वो नहीं खाते थे, लेकिन जिसको कहते हैं ज़बान चटोरी थी। और अच्छा खाना क्या होता है ये राजेंद्र जी से बेहतर कोई नहीं जानता था। चाहे वो नॉनवेज हो, वेज हो, वो चाहे बेडमी और सब्जी की बात हो, वो दही बड़े की बात हो, जलेबी की बात हो, और या फिर बढ़िया जो है वो मटन कोरमा और चिकन कोरमा की बात हो, बिरयानी की बात हो, तो राजेंद्र जी के पास में एक स्वाद जो है उनका वो व्यापक था। और हम लोग भी उनके साथ रहते हुए बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो हम लोगों ने भी खाना सीखा था। और ख़ासकर मन्नू जी के यहाँ जिस तरह से वो दाल बाटी, चूरमा, बाफला ये सब बनता था, तो वो सब बड़ा कमाल का था। फिर उसी में जो है उनके साथ में कभी हम लोग करीम से मंगा लेते थे खाना, कभी उनके घर पर तो हमेशा किशन जो है वो कमाल का खाना बनाता था। उसका स्वाद आज भी हो, चाहे कटहल की सब्जी बनाए या गोश्त पकाए, तो वो खाना जो है वो हर चीज़ जो है वो अद्भुत रहती थी। और राजेंद्र जी सादा खाना तो नहीं खा सकते थे, वो बेशक एक टुकड़ा खाएंगे रोटी का लेकिन वो जो है वो बिल्कुल मतलब स्वाद के साथ में ही खाना चाहते थे। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे तबीयत उनकी ख़राब होती चली गई थी, तो आगे के दिनों में खाने की उनकी इच्छा लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी।
लेकिन ये हुआ कि मैंने कभी उनको एक रोटी से ज़्यादा खाते हुए नहीं देखा। उनके टिफ़िन में रहती थी 3-4 रोटियां या पराठे लेके आएंगे, पर वो हमेशा अपने साथ बैठे हुए लोगों को ज़बरदस्ती खिला देते थे कि हो गया यार, मेरा हो गया, अब मैं नहीं खा सकता हूँ। तो वो जो है राजेंद्र जी का एक खाना कम खाते थे, स्वादिष्ट भोजन खाते थे। इसी तरह से जो पीने की बात जहाँ तक है, तो उतना संयमित, और जिसको कहते हैं ना, जिस आदमी को पीने का कायदा पता हो। और ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि पीने का कायदा नहीं आता है, लोग पी करके और लड़खड़ाने लगते हैं, बहकने लगते हैं। राजेंद्र जी को मैंने आज तक कभी भी बहकते हुए नहीं देखा, और उनके लिए वो पीना जो है वो एक संस्कार की बात थी। वो बड़े संस्कारमय तरीके से वो पीते थे, और उनको पता था कि पीना जो है वो ड्रिंक्स का आनंद लेने के लिए है, न कि बेहोश होकर के आए माए शाए बकने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें राजेंद्र जी से सीखने की हैं कि वो जो परिष्कृतता थी उनमें, वो आमतौर पर नहीं मिलती है देखने को। और इस मामले में वो बिल्कुल एक बहुत ही एक भद्र जन जिनको कह सकते हैं, एक बहुत ही जिसको कहें कि उस मामले में वो बड़े लगता था जैसे किसी राजसी खानदान से आ रहे हैं। हालांकि राजाओं में भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं देखने को, माफ़ करेंगे, लेकिन उनके पास में वो एक जो शऊर था पीने का, वो तो कमाल का था, और सेल्फ कंट्रोल उन चीज़ों को लेकर के। तो ये जो है ये सब उनके साथ में रहा अनुभव। उनका बर्थडे बड़े शौक से धूमधाम से मनाते थे सब लोग मिल कर के, और कोई एक उसमें डॉक्टर सक्सेना थे, तो वो तो तरह तरह से एक उस अवसर को एक जिसको कहते हैं लाइट बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए काफ़ी उसमें वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर का पुट जोड़ते थे। इसके अलावा शिव नारायण सिंह अनिवेद हो गए, उपेंद्र कुमार जी हो गए, वो कभी थानवी जी हो गए, बहुत सारे लोग से गीता जुड़ती रही थी। तो हर सोनी हैं, अजय हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो राजेंद्र जी के इस समारोह से दूर रहता। वो बड़े उत्साह की चीज़ होती थी सभी के लिए, और उसमें राजेंद्र जी को टोपा वोपा पहना करके बैठा दिया जाता था, और वो भी बड़ा एंजॉय करते थे। राजेंद्र जी उस पूरे उस फंक्शन को बहुत ही एंजॉय करते थे। और कभी जो है वो कोई उनके लिए पाइप का गिफ्ट लेके चला रहा है, कभी कोई रेज़र चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ में हुआ करती थी। और बहुत ही जिसको कहते हैं बच्चों की तरह खुश हो जाते थे। उतना निश्चल व्यक्ति मैंने नहीं देखा है, जो छोटी छोटी चीज़ों में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे, उसको एंजॉय करते थे, जो मोमेंट में जीना जानते थे। वो भविष्य में और अतीत में रहने वाले आदमी नहीं थे, वर्तमान में रहने वाले आदमी थे। भविष्य पर उनकी दृष्टि बहुत पैनी थी, और वो देखते थे कि क्या होने जा रहा है, लेकिन वो एक जिसको कहते हैं एक भौतिक राजेंद्र जी वर्तमान में जीने वाले आदमी थे। और वही वो सबको बताते भी थे कि भाई जो भी है वो वर्तमान ही है। तो इस मामले में, और वो हर छोटी चीज़ को एंजॉय करना जानते थे। तो उनका ठहाका, उनकी हंसी, वो दफ्तर में चले जाइए तो लगता था कि मतलब एक बिल्कुल ऐसा गुलजार रहता था कि उसकी आपका कोई मैंने आज के जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि उतना लोकतांत्रिक चरित्र, बहस कीजिए, हर चीज़ पर बात होती थी, और किसी चीज़ का वो बुरा नहीं मानते थे। और सबसे बड़ी चीज़, अच्छा उनमें हमें किसी बात को, जैसे सौंदर्य बोध को लेकर के वो लग जाते थे कि ये जो है सौंदर्य बोध को
आदमी को बदलना चाहिए। और तो मैं कहता था कि सौंदर्य बोध कभी भी कोई ठोस चीज़ नहीं रही है, और सौंदर्य बोध हमेशा बदलती रही है। अगर वो नहीं बदलती रहती तो हम लोग आज भी कालिदास को ही पढ़ रहे होते, फिर हम जो है आज के दिन में मार्केज उर्खेज तक कैसे पहुंचते। तो सौंदर्य बोध जो है वो अपने आप बदलता रहता है मनुष्य का, उसको बदलने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और तो इन चीज़ों पर लेकिन उनके साथ में वो बहस होती रहती थी। उनका कहना था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हैं, खासकर ये जो उनका जो दलित चेतना का जो उनका पहलू होता था, और स्त्री चेतना पर, तो उस पर कुछ हम लोग की बहस भी होती थी। कुछ उनकी बातों से मैं सहमत भी होता था। आगे चल के जिन बातों को हम नहीं जानते थे उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला, और अपने विचारों को परिपक्व करने का मौका मिला कि नहीं, जो हमें अभी तक सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसको भी तोड़ करके उसको भी नए तरीके से देखने की कोशिश हर आदमी को करनी चाहिए। और किसी भी वैज्ञानिक सोच का तो यही मतलब उसकी परिणति इसी तरह से होनी चाहिए कि भाई हम सारे पैमानों को, सारे मापदंडों को, अपनी सारी परंपराओं को हम एक बार खंगालें, तो हम एक बार तोड़ के देखें तो कि क्या है उसमें, क्या नहीं है। और इस मामले में मुझे लगता है कि वो राजेंद्र जी की आधुनिकता के बराबर की आधुनिकता वाले लोग पूरे हिंदी जगत में बहुत कम रहे हैं। और वो आदमी पूरी तरह से आधुनिक आदमी था, और आधुनिकता की सारी शर्तों को वो पूरा करने वाले आदमी थे। तो जो क्लासिक रूप में जिसको हम आधुनिक कहते हैं, वो सारी चीज़ें उनमें थीं। ईश्वर में उनका कतई कोई विश्वास नहीं था। ईश्वर उनके लिए ईश्वर का अस्तित्व था ही नहीं। और ये चीज़ें हम लोगों को भी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमारी भी मानसिक जो बनावट थी वो उसी तरह की थी कि भाई ईश्वर वगैरह का अस्तित्व जो है उसमें हमारी कोई आस्था नहीं है, ना हमारा विश्वास है, ना वो वैज्ञानिक रूप से दिखाई देता है। तो फिर इन चीज़ों पर जो है हम लोगों में बड़ा एका भी रहता था। और वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई हो, तो जहाँ धार्मिकता की बात आती थी तो वहाँ पर राजेंद्र, हाँ, उनके लिए ये ज़रूरी था कि माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं, वो अधिकारों का हनन अगर होगा तो वो उसका विरोध करेंगे। और वो उनके अधिकार जो हैं वो धार्मिकता की वजह से नहीं, वो एक ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति की तरह से हैं। और उन अधिकारों का अगर हनन होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन हम उनका जो धार्मिक कठमुल्लापन है, किसी भी धर्म का हो, हम उससे बिल्कुल अपने आप को मुक्त भी पाते हैं, हम उसके विरोधी भी अपने आप को पाते हैं। तो ये सब कुछ है। और ये सब इसमें से बहुत सारी चीज़ों को मांझने में, तराशने में राजेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है जो उनके साथ रहे हैं। बावजूद इसके बहुत से लोग उस धार्मिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं और नहीं हो पाते हैं। तो ये उन लोगों का है, वो जैसे जैसे शायद उनकी समझदारी बढ़ेगी तो वो पूरी तरह से धार्मिकता से मुक्त हो जाएंगे, ईश्वर की सत्ता से अपने आप को ईश्वर की गुलामी से फ्री पाएंगे। तो ये तब होगा जब और बौद्धिक विकास होगा और आपका सोचने के लिए आप बाध्य होइएगा, तरह तरह से अपना विकास करेंगे तो होगा। तो राजेंद्र जी का ये सब था। और इन सब मामलों में वो जितना, अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनके साथ में जब भी बात होती थी ये होता था कि भाई हम लोग जब बात करते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो सेकुलर का यहाँ अर्थ लोग लगा लेते हैं कि सेकुलर होना मतलब कि हम सर्वधर्म संभाव वाले हैं। अरे भाई, सेकुलर का माने होता है हम किसी भी धर्म में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हमारे लिए सारे धर्म जो है, सेकुलर का मतलब कोई स्टेट सेकुलर कब होता है कि वो धर्म और उसकी जो स्टेट क्राफ्ट है उसको बिल्कुल अलग रखे, उसका कोई कहीं से लेना देना नहीं हो।
तो इन सब मामलों में हमारे यहाँ घालमेल भी बहुत हुआ है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, और उन सब का नतीजा भी हम आज देख रहे हैं कि जब उन्माद फैलता है आपके झूठ बोलने से या आपकी चीज़ों को छिपाने से या उसका उसके मिस इंटरप्रिटेशन से, तो वो वही होता है जो आज हो रहा है। और ये नहीं होना चाहिए था, चीज़ें यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। लेकिन और राजन जी जैसे लोग अगर सत्ता में होते और उनकी तरह 10-5 लोग होते तो पूरे देश को पता रहता कि सेकुलर होने का मतलब क्या होता है। और ये वो सेकुलर शब्द जो है ना, बहुत इज्जत के साथ में लिए जाने वाला शब्द होता, उसका कोई मखौल उड़ाने की हिम्मत नहीं करता। तो वो अपने आप लोगों की उसमें श्रद्धा होती और बात समझ में आती कि सेकुलर का असल अर्थ क्या होता है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विचार हैं दिमाग में आते हैं, और ख़ासकर राजेंद्र जी को जब याद करते वक्त ये तमाम चीज़ें परेशान भी करती हैं, और बार बार लगता है कि काश राजेंद्र जी होते। और होते तो एक 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 फिल्म हम लोगों ने देखी थी राजेंद्र जी ने, मैंने साथ साथ वो माइकल रेडफोर्ड की फिल्म थी इल पोस्तिनो, वो पाब्लो नेरुदा के जीवन का एक जिसको कहते हैं कि फिक्शन की तरह से उसको एक फिक्शनल मोमेंट को क्रिएट किया गया था। और लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और उस फिल्म में उसमें एक उसका जो मुख्य पात्र है मारियो रूपोलो, तो वो जो है वो पाब्लो नेरुदा पर उसकी इतनी आस्था हो जाती है कि उसको लगता है कि जैसे वहाँ उसके गांव में लोग चुनाव हार जाते हैं, और वो जो वहाँ की धार्मिक शक्तियाँ, इस तरह की शक्तियाँ थीं अल्ट्रा राइटिस्ट, वो सब जीत जाती हैं। तो बार बार कहता है कि अच्छा पाब्लो नेरुदा उस गांव में जा कर के टिके, मतलब कहानी के मुताबिक उस गांव में जब वो निर्वासन में थे तो वहाँ पर जा कर के रहे थे। तो वो बार बार उसको लगता है कि पाब्लो नेरुदा होते तो ये ठीक हो जाता, पाब्लो नेरुदा होते तो वो ठीक हो जाता, पाब्लो नेरुदा होते तो आज ऐसा नहीं होता। तो मैं सही बता रहा हूँ कि हम लोग जो राजेंद्र जी के साथ रहे तो बहुत बार लगता है कि राजेंद्र जी होते तो आज ये नहीं होता, या राजेंद्र जी होते तो आज वैसा नहीं होता। तो ये भी है। हालांकि इस पर बाद में अपने ऊपर हंसते भी हैं कि भाई वो राजेंद्र जी होते तो क्या होता, या नहीं होते तो क्या होता, जब नहीं है तो हम क्या उसके ऊपर में बात कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि राजेंद्र जी इन सब चीज़ों में वो एक इंस्पिरेशन का, एक प्रेरणा स्रोत तो थे ही, और एक हिम्मत का। हमें तो जितनी हिम्मत हंस में मिलती है, और जिस तरह से चाहे रचना जी लगी रहती हैं, चाहे पूरी हंस की टीम रहती है, तो उसमें राजेंद्र जी का लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस जो है वो, ये मैं कोई भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक प्रेरणा स्रोत की बात कर रहा हूँ जो जो हमारी स्मृति में है, कि वो राजेंद्र जी का एक लगता है कि वो कहीं हमारे पीछे जो है खड़े हैं, और हम उनकी तरफ देखते हैं, और हमें लगता है कि राजेंद्र जी से हम क्यों लेते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि क्या करना चाहिए था। तो इस मामले में तो वो उनका अपना एक प्रभाव जो है वो हंस में लगातार बना रहता है। और मुझे लगता है कि राजेंद्र जी से जुड़े हुए जितने लोग थे, जितने भी लोग थे, सबके ऊपर में राजेंद्र जी का वो प्रभाव तो बना ही हुआ है और बना रहेगा। तो यही कह सकता हूँ। तो और इसमें जो है अगर कोई प्रश्न लिख के भेजें तो मैं उस पर कुछ और बोलूं। तो मोटा मोटी तो मैंने
और भी अनुभव तो इतने हैं कि अब उनका पूरा खजाना खुलता जाएगा और हम बोलते जाएंगे, लेकिन उसमें बातों का दोहराव अधिक होगा। और मुझे लगता है कि उनके बारे में जितना मैं एक बार में बोल सकता था उतना कह चुका हूँ। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अब आप लोगों की। धन्यवाद रूपा जी। चलिए, आप सब लोगों का स्नेह है, आप सब लोगों की क्रिएटिविटी है, और हंस को आप लोग आपका लेखकीय सहयोग, आपका पाठकीय सहयोग सब चला रहा है। और जन सुलभ पुस्तकालय का मैं बहुत बहुत जी, रचना जी, इस पर मैं बता चुका कि वो संपादक बनाने के लिए उन्होंने किस किस तरह से मुझसे बात की थी और सारी चीज़ें। राजेंद्र जी के कथा साहित्य पर भी मैंने शुरू में कहा, देखिए उनकी जो मुझे कहानियाँ वो विलक्षण कहानियाँ लगती हैं अजय जी, वो जैसे टूटना या जहाँ लक्ष्मी कैद है, इस तरह की जो कहानियाँ हैं उनकी। टूटना तो हालांकि काफ़ी लंबी कहानी है। छोटे छोटे ताजमहल तो या संबंध, तो ये कहानियाँ जो है वो बहुत ही जब उनको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि हाँ, राजेंद्र जी क्या थे इसकी। या आप सारा आकाश या उखड़े हुए लोग, इस तरह के जब आप पढ़ते हैं, और उस समय के मध्य वर्ग जिसका सपना चकनाचूर हो रहा है जो आज़ादी के बाद का। और हालांकि राजेंद्र जी को भी यथार्थवादी कैटेगरी में ही रखा जाता है, और थे भी, लेकिन उनके यथार्थवाद में और प्रेमचंद के यथार्थवाद में ज़मीन आसमान का अंतर तो था ही। और ये जो है ये एक टूटते हुए सपनों की कहानी थी, जो खासकर नई कहानी की बात जब हम करते हैं तो उसमें राजेंद्र जी का जो योगदान था। और फिर वहाँ से जब आगे निकल के हंस वो संभालते हैं, और हंस के माध्यम से वो जो आंदोलन करते हैं, या तो वो उत्तर आधुनिक कहानियों का आंदोलन कह लीजिए उसको, या आप उसमें आप स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की बात कह लीजिए। तो ये सब उनका योगदान जो है अजय जी, वो आप जिसको कहते हैं उसको आंका नहीं जा सकता है कि आप ये कहते हैं कि बस राजेंद्र जी का इतना ही योगदान था। और राजेंद्र जी का योगदान, राजेंद्र जी ने पीढ़ियां बना दी हैं। राजेंद्र जी का योगदान तो इतना लंबा चलेगा कि वो कई जनरेशन्स जो है वो राजेंद्र जी की वजह से यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो इसलिए जो भी कुछ है, ये क्या अजय जी का कुछ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब इसको जो है, अब हम लोग यहाँ पर अब इसको ख़त्म करें, और फिर इस पर आगे फिर विस्तार से चर्चा होगी।